हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ फिजिक्स, राइट। ये आपको ऑलरेडी मैं पार्ट 2 करवा चुका हूं। नाउ दिस वन इज पार्ट 3 ऑफ फिजिक्स। और यहां पर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट साउंड। मतलब ध्वनि के ऊपर इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और मल्टी डायमेंशनल व्यू पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता हुआ चलूंगा, आसानी से एक एक बातें समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जरूर लाइक कर लीजिए वीडियोस को और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज रुद्र गौतम और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी विशेष क्लासेस होती है मेरी, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए, हम लोग साइंस की क्लास 8th को पढ़ रहे हैं। एक एक सेक्शन हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बिट बाय बिट हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जरूर कंफर्म कीजिए आपको सेशन कैसा लग रहा है। हाउ आर यू ऑल, किस प्रकार से आप चल रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, और साथ ही साथ में इंडियन इकोनॉमी का मैं रेगुलर बेसिस पर क्लास ले रहा हूं और 8 PM पर आपकी क्लासेस आती है। 8 PM पर, रात्रि 8 बजे। तो आप इन क्लासेस को भी देख सकते हैं 8 PM पर। यूपीएससी के जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है उसे भी आप कंप्लीटली देख सकते हैं और 8 PM पर यह भी क्लास आती है मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। साथ ही साथ में इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूं 4 PM पर। अब तक मैं शुरुआत के 3 चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं और आज यदि, है ना, यदि आज आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करें तो प्रीएम्बल जरूर पढ़ के आ जाना। प्रीएम्बल, राइट, प्रीएम्बल्स के ऊपर क्लास है आज और प्रीएम्बल्स के एक एक एमसीक्यूज को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वर्ल्ड बायोग्राफी, यू आर बिग फैन। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए 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 तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और यहां पर आपको पता होगा हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। ये सभी एजुकेटर्स आप सभी से पढ़ सकते हैं और बहुत बेहतरीन क्लासेस स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेंगे और आप यदि मेरे रेफरल कोड आरपी सर से लेंगे तो यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। तो यहां पर प्रकाश कुमार, आयुष सांगी, रोमन सैनी, मृणाल पटेल, तो तमाम टॉप नॉच एजुकेटर्स अनअकैडमी पर हैं और 15,000 से ज्यादा कोर्सेज यहां पर हैं, जिसमें सभी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके 330 कोर्सेज, 323 कोर्सेज हिस्ट्री के, एनवायरमेंट इकोलॉजी के 113। मतलब आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाई करी तो आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर हियर। सब कुछ चीज यहां कवर होती है और यू कैन यूज माय रेफरल कोड आरपी सर 10। इसका प्रयोग करके यू कैन अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। तो आपको अधिकतम लाभ होता है यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं। और प्लस की जो फीस है दोस्तों 1 ईयर की है 49,500, बट इफ यू विल अप्लाई माय रेफरल कोड आरपी सर 10, ये रेफरल कोड याद रखेंगे आरपी सर 10। इसको अप्लाई करने के बाद यू हैव टू पे जस्ट दिस अमाउंट 44,550 और इसको आप ईएमआई के तौर पर भी दे सकते हैं। मतलब एचडीएफसी का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है आपके पास और जितने भी अन्य क्रेडिट कार्ड है, आसान, मतलब देयर इज नो इंटरेस्ट रेट ऑन दिस पेमेंट। तो आप यहां पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद प्लस। तो प्लस वाला चीज आपको याद रखना है, प्लस पर आपको सभी जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल वहां पर होता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहां पर इफ यू विल यूज माय रेफरल कोड आरपी सर 10, यदि आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करेंगे, अगेन यू विल गेन द बेनिफिट्स ऑफ 10% डिस्काउंट
और ये कोर्सेज आपके लिए बड़े शानदार कोर्स हैं, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो डेली मेंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करवाता है। यूपीएससी सीएससी मींस आंसर राइटिंग, आपको आंसर राइटिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना, और यहां पर जो आपका पर्सनल कोच है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर पढ़ाता है। ठीक है, तो ये आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। सिद्रा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। सो चलिए, जय हो भाई, गुड मॉर्निंग डियर। चलिए, तो यहां पर आप ऑप्शनल के कोर्सेज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज बहुत शानदार सेशन होने वाला है। वैसे साउंड जो चैप्टर है वो बहुत डिटेल में अच्छे से करवाने वाला हूं आज मैं आपको। तो यहां पर ऑप्शनल के कोर्सेज यदि लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल जो है पूरे मार्क्स में से 500 मार्क्स ऑप्शनल के ही हैं। तो ऑप्शनल के भारतवर्ष के जितने भी ऑफलाइन फैकल्टीज हैं आजकल अनअकैडमी के साथ वो है ना ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं। तो आपको एक नया रेजोल्यूशन लेना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए, और 2021, 22, 23 अनअकैडमी जो है आपको बेहतरीन बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल पर सेक्शन प्रदान करती है, जो एक एक सेक्शन को कवर करता है। भारत के सभी जो सबसे शानदार फैकल्टीज हैं वो आज अनअकैडमी के साथ हैं। तो डेफिनेटली आपका रास्ता, आपका जो ये मार्ग है बहुत आसान हो जाएगा विद अनअकैडमी। चलिए, तो यहां पर 4 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग हैं, सीएससी 2022-23 के लिए, तो किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर एक बैच में, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, बाइलिंगुअल के सभी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। दिस इज द वाइब्रेंसी ऑफ अनअकैडमी। तो यूपीएससी सीएससी का ऑप्शनल और कॉम्बो जो है, तो देखिए आइकॉनिक के साथ में एक तो ऑप्शनल का कॉम्बो है, और जो प्लस कोर्स है जीएस का, प्लस के साथ में ऑप्शनल का कॉम्बो है। तो यदि आप ये कॉम्बो अवेल करते हैं तो आपको लगभग 29% का फायदा हो सकता है। और यदि आइकॉनिक है ना, और यदि आइकॉनिक के साथ लेते हैं तो आपको 26% का फायदा हो सकता है। तो ये बहुत आसान मंथली पेमेंट में भी, देखिए आप बहुत ही इजी मंथली पेमेंट में आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। दिस अमाउंट इज इजीली पेएबल बाय योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो यहां पर लोड भी नहीं होगा। नहीं, मेरे यहां बारिश नहीं हो रही बेटा, मेरे यहां बारिश नहीं हो रही है। तो आइकॉनिक पर प्राइस भी हाइक होने वाला है, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है। तो आइकॉनिक सबसे शानदार कोर्स है अनअकैडमी का, तो इसमें आप एनरोलमेंट लेते हैं और यूज दिस रेफरल कोड RPSir10, सो यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट, राइट। चलिए, तो लास्ट स्लाइड फॉर दिस प्रेजेंटेशन इज दैट कि RPSir10 का प्रयोग करके आप जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, आरपीएससी, नीट, गेट, कोई भी बच्चा किसी की भी तैयारी कर रहा है, भारत के सभी कोर्सेज में भारत के टॉप नॉच एजुकेटर्स अनअकैडमी के साथ हैं। जस्ट यूज माय रेफरल कोड RPSir10 एंड मुझे जरूर बताएंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करके, एंड यू कैन अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। सो दिस रेफरल कोड मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट, दिस इज माय प्रॉमिस, है ना। सो जस्ट यूज दिस रेफरल कोड एनी टाइम, है ना। अर्थशास्त्र के लिए भाई रमेश सिंह ही ठीक है, और वैसे इकोनॉमिक्स के लिए दोस्त, इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं इकोनॉमिक्स में, यदि कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ध्वनि को पढ़ लेते हैं। ध्वनि क्या है? तो देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि जो ध्वनि है, साउंड, सबसे पहले देखिए साउंड जो है, साउंड का मतलब वाइब्रेशन। साउंड का मतलब क्या है? वाइब्रेशन। साउंड का मतलब होता है वाइब्रेशन या फिर कंपन, ठीक है। और कंपन किसका? यदि हम लोग आवाज सुनने की बात कर रहे हैं तो जो एक वायुमंडल है, दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, वायुमंडल है, वायुमंडल में जो कण होते हैं, पार्टिकल्स, कण है ना, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स लगातार कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं। और जब भी हमारे स्वरक, हमारा स्वरक, स्वरक कौन सा होता है? जहां से
ध्वनि निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स, जो हमारा लैरिंग्स है ना, जिसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स की मदद से क्या होता है, स्वरक आवाज निकालता है। तो ये मानव में जो आवाज आती है वो किससे आती है, लैरिंग्स से। और बर्ड्स, याद रखना, बर्ड्स जो होती हैं, चिड़िया, उनमें आवाज आती है सैरिंग्स से, ये बात याद रखना, सैरिंग्स। ठीक है, ये आवाज, ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई बात नहीं, यदि इफ यू आर लेट शक्तिकांत सोमवंशी, कोई बात नहीं। तो अब बर्ड्स में सैरिंग्स से ध्वनि आती है, मानव में लैरिंग्स से ध्वनि आती है, और साउंड जो है वो कंपन। देखिए, मैं बोल रहा हूं तो मेरे रूम गुंजायमान होगा, मेरा जो ये हॉल है ये गुंजायमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर निर्वात नहीं है। तो एक बात और क्लियर हो गई कि यदि वैक्यूम को मैं साउंड को मैं वैक्यूम की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, वैक्यूम मतलब निर्वात। निर्वात में यदि साउंड की बात करूंगा तो बिल्कुल भी ध्वनि नहीं जाएगी। तो वैक्यूम क्या हो गया, निर्वात। और निर्वात में क्या होता है, कण नहीं होते कंपन के लिए। और इसीलिए यदि आप चंद्रमा पर गए या फिर आप स्पेस में गए, स्पेस अंतरिक्ष में, आप एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि कंपन करने के लिए वहां पर कण मौजूद नहीं है। एकदम क्लियर, कंपन करने के लिए, वाइब्रेशन के लिए वहां कण मौजूद नहीं है। अब आप बोलेंगे चंद्रमा पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का 1/6वां भाग है, 1/6वां भाग गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन यहां पर वैक्यूम क्यों है? क्यों यहां पर वैक्यूम है? क्योंकि एक बात याद रखेंगे, यहां पर वैक्यूम इसलिए है। राधे राधे, नमस्कार बेटा, निष्ठा, यदुवंशी, सिद्रा, शक्तिकांत, अंजलि, गुड मॉर्निंग, सचिन गुड मॉर्निंग, अदिति मेहता, विनय दुबे, आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, मैंने बता दिया आपका आंसर। मेरे यहां बारिश नहीं हो रही है बेटा अभी, है ना, बाकी कुछ जगह हो रही है। तो 1/6 मतलब, और इसके कारण क्या होता है, वहां का वायुमंडल जो होना चाहिए था, जो वहां के कण हैं, उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो ज्यादा है वहां के गुरुत्वाकर्षण बल से। और इसीलिए क्या है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो कण कंपन नहीं करेंगे। और फाइनली क्या है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आपको कुछ ब्रीफ में बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए अभी धीरे धीरे हम लोग पूरा एक एक चीज को पढ़ लेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ध्वनि कंपन करती हुई, जो कंपन करती हुई वस्तुओं से उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर कंपन नहीं होता। एक और चीज देखते हैं दोस्तों, जो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड है, याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड है ना, स्पीड ऑफ साउंड। जब मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, यहां से शुरुआत करते हैं। वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात में, तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड 0 होती है, ठीक है। इससे ज्यादा कहां पर होगी, वायु में, वायु जहां पर कण है, ठीक है। उससे ज्यादा साउंड किसमें होगा, लिक्विड में। लिक्विड, वायु का मतलब क्या हो गया, एयर। एयर का मतलब क्या हो गया, गैस। गैस से ज्यादा तेज स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड। और उससे सबसे ज्यादा जो होता है सॉलिड में, सबसे ज्यादा ठोस में गति होती है ना, ठोस में। और ठोस में भी जो है, याद रखना, सॉलिड में भी जो स्टील होता है ना, स्टील, इसमें सर्वाधिक, याद रखना, सर्वाधिक। तो स्पीड ऑफ साउंड होती कितनी है, ये होती है 331 मीटर पर सेकंड, ये गति होती है। और स्पीड ऑफ साउंड है ना, जो 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 घंटे में जो स्पीड होती है, जो दूरी तय की गई है ना,
तो 1 घंटे में जो इसकी स्पीड होती है, 1 आवर स्पीड जो है वो क्या है, 1234 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही क्या होती है, इसे ही बोलते हैं 1 मैक। ठीक है, 1 मैक इसे बोलते हैं 1234 किलोमीटर पर आवर। तो ये पॉइंट कुछ आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा तेज किसमें स्पीड होती है, सॉलिड में। क्योंकि अब आप पूछेंगे कारण क्या है रीजन, रीजन क्या है, तो रीजन है जो कण है वो पास पास हैं, पास पास। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, कंपन बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो आपको एक ये फिगर जरूर याद रखना है, चूंकि कण पास पास में होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है। गुड मॉर्निंग जोगिंदर, गौरीराज, राधे राधे, नमस्कार। तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए, स्पीड ऑफ साउंड क्लियर हो गया 331 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी मैं बहुत सारे फिगर्स पर बात करूंगा कि घनत्व बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, और स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इंपैक्ट होता है, वो सभी बात करेंगे। लेकिन अब तक हमने ये पढ़ा है कि सॉलिड में सबसे तेज स्पीड और वैक्यूम में सबसे धीमे या जीरो। जहां पर कण नहीं है, वाइब्रेशन नहीं होगा, साउंड नहीं उत्पन्न होगा। यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ और आगे का पढ़ लेते हैं, आगे का पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इन ह्यूमन बीइंग द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड। तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, वाक तंतु, उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, लैरिंग्स। और बर्ड्स में जो साउंड उत्पन्न होता है, बर्ड्स में, उसे क्या बोलते हैं, सैरिंग्स, सैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स में सैरिंग्स। और है ना, वाक तंतु जो हमारे गले से उत्पन्न होता है, हवा के माध्यम से ये ध्वनि आप तक जा रही है। और आप तक क्यों पहुंच रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके इसको फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माध्यम से, FM, PM और AM के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। ज्यादा उच्च आवृत्ति की तरंगों के ऊपर बैठाकर आपके फोन तक पहुंचती है, और वहां पर आपका फोन उन्हें साउंड वेव में कन्वर्ट करता है। और इसके लिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे फोन में दिए होते हैं। यहां तक बात सारी क्लियर है। चलिए, ध्वनि किसी माध्यम में ही संचरित होती है। तो पहला पॉइंट तो आपको यह भी क्लियर हो गया कि ध्वनि के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम, माध्यम। लेकिन क्या, और हम एक कंपैरिजन भी करेंगे, प्रकाश तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता है क्या, नो नीड ऑफ मीडियम। प्रकाश तरंगों के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता है, क्योंकि ये कंपन पर आधारित है, जबकि प्रकाश जो है वो कंपन पर आधारित नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने। चलिए अब देखिए, कर्णपटह ध्वनि के कणों, कंपनों को अनुभव करते हैं और इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं, जिन्हें श्रवण कहते हैं। तो देखिए यहां पर, द ईयर ड्रम सेंसेस वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड्स टू सिग्नल टू द ब्रेन, और वो कहां तक भेज देता है, ब्रेन तक भेज देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। तो यहां पर आपको एक कान का बिल्कुल डायग्राम भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। अब देखिए यहां पर जो कंपन आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, ये हमारे कान की जो संरचना है उसमें आवर्धित होकर, और फिर यहां पर ये क्या होता है, ये पर्दा है, ये जो पार्ट है ये पर्दा है। यहां पर कान के अंदर एक और नाम सुना होगा आपने, सिरुमिनस, सिरुमिनस नाम की ग्रंथि भी होती है ना, सिरुमिनस नाम की ग्रंथि भी होती है, जो हमारे कान को साफ बनाए रखने में मदद करती है।
कोई भी बैक्टीरिया फंगल इंफेक्शन ना हो जाए। कई बार दोस्तों कई प्रकार की जो डिजीज बीमारियां हमें हो जाती है उनमें कान के पर्दे पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, तो कान की सफाई रखना एक बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। और यहां पर वाइब्रेशन इस कर्ण पर्दे से पहुंचता है। तो देखिए जो पूर्णतः श्रवण शक्ति जो कि बिरले ही होती है, प्राय जन्म से ही होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि पूर्णतः बहरा है तो या तो वो जन्म से ही होगा। द टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बाय बर्थ इटसेल्फ, वो हमेशा जन्म से ही होती है। और जो पार्शियल डिसेबिलिटी है, राइट, पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज, इंजरी और एज। तो हमें जो ध्वनि कम सुनाई देती है एक एज के बाद में, उसके पीछे कारण क्या है? द रीजन इज बहुत सारे डिजीज के अंदर कान के अंदर संक्रमण हो जाता है। चिल्ड्रन विद द इंपेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, जिनको ये है उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिकॉज स्पीच डेवलप एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। तो यहां पर हियरिंग लॉस होने के बाद में हमें विशेष केयर की आवश्यकता होगी। हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। तो यहां पर जो अशक्तता से ग्रस्त बच्चे, वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी के जो युक्तियां हैं उन्हें हम लोग प्रयोग करके श्रवण शक्ति को वापस से अच्छा बना सकते हैं। देखो ये जो इस प्रकार के जो कैंडिडेट हैं, इस प्रकार के जो कैंडिडेट हैं, है ना, ये जो हैं ये एक्चुअल में ये अलग तरह के जीव हैं, इनसे ना बात की जाए तो ही ठीक है। तो आप अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। सर क्या आउट ऑफ, देखिए जस्सा सिंह जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपके प्रश्नों को भी ले लेता हूं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। सर क्या आउट ऑफ अर्थ साउंड ट्रैवल करता है? देखिए नहीं करता, नहीं करता। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, प्रश्नों का जवाब दे देते हैं कि आउट ऑफ अर्थ क्या साउंड ट्रैवल करेगा? देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में ये वायुमंडल है, वायुमंडल खत्म हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि स्पेस आ जाएगा, अंतरिक्ष, और स्पेस अंतरिक्ष आ गया। अंतरिक्ष आने के बाद में देखिए आप बिल्कुल भी इन लोगों से बहस मत कीजिए, क्योंकि जब मैं भी नहीं कर रहा है ना, ये अपने आप ही चले जाएंगे। ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन ब्लॉक में भी समय लगेगा, कितना ब्लॉक करें, है ना, कितना ब्लॉक करें लोगों को, है ना, ये तो आदतों से लाचार लोग हैं, कोई बात नहीं। तो स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में कंपन नहीं हो सकता और इसीलिए साउंड बाहर नहीं जाएगा। एकदम क्लियर है? ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चला जाए यार, नो नीड ऑफ योर्स, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए, है ना। तो आगे पॉइंट पर आते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, अभी तो बहुत सारी चीजें अभी हमको सीखनी बाकी है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है, तो चलिए, तो स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। और देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रति सेकंड होने वाले दोलन या कंपन की संख्या वह आवृत्ति कहलाती है। तो यहां पर एक टर्म आ गई है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मतलब है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। और प्रति सेकंड क्या डेफिनेशन है? प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, मतलब वाइब्रेशन की संख्या, कंपनों की संख्या, यही क्या कहलाता है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है,
यही क्या कहलाता है, आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए, ये कण जितने ज्यादा कंपन करेंगे उतनी ज्यादा आवृत्ति होगी, ये बात एकदम क्लियर है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और इसीलिए फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही, अच्छा आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम, जो आप लोग सुनते भी होंगे, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। तो वर्तमान में एफएम का प्रयोग क्यों ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इससे जो साउंड की क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी आती है, इससे जो साउंड की क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी आती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक यदि सारी बातें क्लियर है तो हम लोग और आगे भी पढ़ लेते हैं। और आवृत्ति का मापक जो है वो क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज, हर्ट्ज है आवृत्ति का मापक। आवृत्ति का मापक क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए, है ना, अभी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग। और कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। तो देखिए, यहां पर मैं आपको एक डायग्राम क्लियर करता हूं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। अब देखिए, कोई भी ये है, ये मान लीजिए ये है। अब एक वस्तु मान लीजिए वो, उसका डायग्राम कुछ इस तरह का है, इस तरह का, ठीक है। और एक जो आवाज ध्वनि उत्पन्न हुई है वो ये है, देख लीजिए, आपको ये एम्पलीट्यूड बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो ऊंचाई है, तीव्रता, प्रबलता उसी पर निर्भर करती है, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई। तो आप बोलेंगे आवाज किसकी ज्यादा भारी है, आवाज। आपको एक और कंपैरिजन बता देता हूं कि फीमेल के अंदर जो है ना, देखिए यहां पर आपको एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं आयाम, और आयाम क्या है, ये ऊंचाई। तो यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आवाज भारी होगी, याद रखना, भारी। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आवाज हमेशा भारी होगी, ठीक है ना। साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, यस, एफएम में सबसे बढ़िया होती है। और यदि फीमेल की बात करें दोस्तों, फीमेल की बात करें तो देखिए ये आवृत्ति, ये देखिए, मान लीजिए ये 1 सेकंड है, इसमें 1 सेकंड में 6 कंपन कर लिए, जबकि इसको मैं 1 सेकंड मानूं तो ये कंप्लीट एक ही साइकिल है। देखिए इस पूरे को, जब भी कोई वेव एक पूरा साइकिल चलती है ऐसे, इसे एक साइकिल कहते हैं, ये पूरा एक वाइब्रेशन हो गया कंप्लीट। 1 सेकंड में कोई वस्तु एक ही कंपन करे, यहां पर 6 करे, तो यदि 6 कर रही है तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और जो फीमेल होती है महिलाएं, फीमेल की जो आवाज होती है उसमें आवृत्ति अधिक। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक बात याद रखना, फीमेल की आवाज में, फीमेल की आवाज में आवृत्ति अधिक होती है, और इसी कारण से जो आवाज है वो तीखी होती है, ठीक है। मेल में इसका उल्टा होता है, आवृत्ति कम, लेकिन मेल के अंदर क्या ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। एम्पलीट्यूड मतलब कि आयाम, और आयाम ज्यादा होने की वजह से आवाज कैसी होती है, भारी। तो ये 2 पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। यस और नो, गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग डियर सभी को, है ना। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। एम्पलीट्यूड का मतलब ये ऊंचाई, ये, और पूरा एक साइकिल कौन सा है, पूरा एक साइकिल मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक कंपन हो गया। और कण कंपन कैसे करते हैं दोस्तों, कण ध्वनि में कंपन आगे पीछे करते हैं, याद रखना, कण ध्वनि में कंपन बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कंपन करते हैं, बैक एंड फोर्थ। ध्वनि में कण कंपन आगे पीछे करते हैं, जबकि प्रकाश में जो कंपन होता है दोस्तों, ध्वनि में कंपन आगे पीछे ऐसे ऐसे होता है, और इसके कंपन के कारण आगे जो कण है उसमें भी कंपन। देखिए एक कण कंपन कर रहा है तो ये वाले कण में कंपन हो गया, फिर ये वाले कण में कंपन हो गया, और इस तरह से ध्वनि आगे से आगे चलती चली जाती है। ये पूरा प्रोसेस है। जबकि प्रकाश की जो तरंगे हैं उनमें कंपन हमेशा लंबवत होता है, लंबवत,
प्रकाश की तरंगों में कण कंपन हमेशा लंबवत होता है। एकदम क्लियर है। चलिए, यदि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल कोई देखना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल की कैसे, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव, तो वो बताता हूं आपको ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। तो मान लीजिए ये कोई एंड पॉइंट है इस जगह पर, और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और उसने एक स्प्रिंग को इस प्रकार से इस पर बांधा है, ठीक है, स्प्रिंग पर इस प्रकार से बांधा है, ठीक है। अब ये व्यक्ति यदि इसको आगे की तरफ, कैसे, मान लीजिए सामने कोई दीवार है और मैंने स्प्रिंग ले लिया और मैं स्प्रिंग को ऐसे, ऐसे नहीं बोल रहा, ऊपर नीचे नहीं, आगे की तरफ यदि ऐसे देता हूं तो आपको पता होगा ये वाइब्रेशन कैसा दिखाई देगा, ऐसा 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 ऐसा, इस प्रकार का। तो इस प्रकार का जो कंपन है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, क्योंकि मैंने आगे की तरफ धक्का दिया है, तो यही जो है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो 50 हर्ट्ज की है इंडिया में, बिल्कुल सही है, जो हमारे पास विद्युत आती है। लेकिन आपसे पूछा जाए अमेरिका के, जापान के विद्युत उपकरण क्यों नहीं चलते हैं भारत में, तो याद रखना वो सभी उपकरण 60 हर्ट्ज पे काम करते हैं, वो भी आवृत्ति है। तो विद्युत में भी क्या है, आवृत्ति याद रखेंगे, भारत में ये है, और जापान और यूएसए में 60 हर्ट्ज है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अर्थ से साउंड गायब नहीं हो सकता बेटा, जहां पर निर्वात है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, वहीं पर साउंड गायब हो सकता है। पृथ्वी से साउंड गायब नहीं हो सकता। गायब कैसे हो जाएगा बताओ आप, है ना, गायब कैसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग और आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको, 50 हर्ट्ज वगैरह सब मैंने आपको समझा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी। चलिए, अब आगे बात करते हैं। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण सुनाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द पिच श्रिलर इज, है ना, द श्रिलर इज द साउंड। तो ध्वनि उतनी ही तीक्ष्ण होगी जितना कि आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। मतलब यह हुआ कि कोई महिला है, उसकी आवृत्ति है ये, कोई महिला है उसकी आवृत्ति ऐसे है, और वहीं, है ना, लता मंगेशकर और आशा भोसले में ही देख लीजिए, आशा भोसले जी की आवाज ज्यादा तीखी है। यस और नो, आशा भोसले जी की आवाज ज्यादा तीखी है। तो इनमें अंतर क्या आएगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी ये, एक ही सेकंड में ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी करेगी। मान लीजिए एक सेकंड में यहां पर ये 10, ये मान लीजिए एक सेकंड का समय 10 बार फ्रीक्वेंसी किया, यहां पर 10 हर्ट्ज हो गया एक सेकंड में, 1 सेकंड में। वहीं आशा भोसले जी की आवाज ने 15 हर्ट्ज किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आवाज का तारत्व, पिच अधिक है, पिच, और साथ ही साथ आवाज कैसी होगी, तीखी होगी। तो किसी भी आवाज का तीखापन उसके आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, ठीक है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अप्रिय जो ध्वनि है, अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। वो ध्वनि जो हमारे कर्ण को अप्रिय लगती हैं, वो हमारे लिए क्या है, नॉइज का कारण बनती हैं। अत्यधिक या अवांछनित ध्वनियां ध्वनि प्रदूषण करती हैं, बिल्कुल सही है। अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइज, यस। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको कि यदि आप लगातार ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर शोरगुल है, शोरगुल मतलब कि कैकोफोनी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैकोफोनी है ना, ट्यूमल्टस एनवायरनमेंट है, या फिर ऑब्स्ट्रिपेरस, बहुत ज्यादा साउंड है कहीं पर,
ठीक है। बेटा ये उत्तम वीर जय जेलवाल, ये आप अपनी जो गरीबी है, आप जो इतनी मतलब दिखा रहे हैं ज्यादा, है ना, ये प्रेम अपने पेरेंट्स को दिखाओ बेटा, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम बता देंगे, आप अपना ज्ञान कहीं और दीजिए, यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन द क्लास। आपके जैसे जो कैंडिडेट हैं वो ना तो कभी सफल हो पाए हैं, ना अपने माता पिता का नाम रोशन किया तुमने, ना कभी कुछ कर पाए हैं, तो प्लीज गेट आउट ऑफ हेयर। आप अपना काम कर लो, अपना ज्ञान कहीं और बांटो यार, कोई भी आवश्यकता नहीं। तो यहां पर शोरगुल जो है ना, शोरगुल, तो ये कैकोफोनी आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है, और इसके कारण हमें जो ध्वनि है, जो ध्वनि है दोस्तों, जो ध्वनि है, शोरगुल जो हो रहा है, इसके कारण हमें लगातार हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। अरे बेटा तुम्हारे से गलती से टाइप कुछ नहीं होता, तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुमसे कुछ भी गलती से टाइप नहीं होता, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो सारे के सारे। आप अपना है ना, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आपको। आप अपने लिए अरिहंत की बुक खरीद लो, आप पहले खुद को बना लो, उसके बाद किसी को ज्ञान देना, है ना, ठीक है। चलो, गलती से कुछ भी टाइप नहीं होता तुमसे, तुम सारे के सारे बहुत समझदार लोग हो, है ना। तो ब्रेन हमारे साथ लगातार बहुत ज्यादा समस्या आने लग जाती है, और यही जो समस्याएं हैं कई बार हमें ना, इसके कारण जो पागलपन का भी शिकार हो जाता है व्यक्ति। तो लगातार शोरगुल में रहने से, है ना, लगातार शोरगुल रहने से इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। चलिए, तो ये सब क्लियर हो गया है, तो आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने का प्रयास करना। तो ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्री इत्यादि लगाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, है ना, हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। और सड़क के किनारे पेड़ जो है वो बहुत मदद करता है। आपने एक और चीज और सुनी होगी दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखिए, आपने अनुरणन के बारे में जरूर सुना होगा। अनुरणन, अनुरणन का मतलब होता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, अनुरणन क्या होता है, देखिए, हमारी जो जितनी भी अनुरणन, हमारी जितनी भी दीवारें हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी दीवारें हैं, किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, हॉल या फिर मल्टीप्लेक्स की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लेक्स या फिर हॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर दीवारों के अंदर छिद्रित कर दिया जाता है, ये छिद्रित कर दिया जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है छिद्रित करने के पीछे? ये क्या करते हैं, एक परावर्तक सरफेस का काम नहीं करे, परावर्तक सरफेस का काम नहीं करेगा। हो सकता है उत्तम वीर जी, एक्चुअल में क्या है, 2-3 कैंडिडेट पहले नेगेटिव एनर्जी वाले आए थे, तो मुझे लगा आप भी उनमें से एक है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि ऑलरेडी 2-3 कैंडिडेट जो है ना यहाँ पर टाइम पास करने आए थे। ओके, कोई बात नहीं, उत्तम वीर जी, जायसवाल जी, कोई बात नहीं। शायद हो सकता है वो पहले वाले कैंडिडेट पर मेरे को ऑलरेडी जो है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। परावर्तक जो सरफेस है, कोई बात नहीं डियर, है ना। आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट समथिंग, लेकिन वो पहले के कुछ कैंडिडेट जो हैं वो इसी तरह का टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अनुरणन, रिवर्बरेशन क्या होता है, यहां पर ये इस तरह से छिद्रित होते हैं, और हॉल और मल्टीप्लेक्स में इस प्रकार की चीज होती है। तो यहां पर क्या होता है कि ताकि आवाज गूंजे नहीं, आवाज जैसे मेरा हॉल है, यहां पर खाली है सब कुछ, तो आवाज गूंजेगी, लेकिन सामान रखा हुआ है, लकड़ी का कोई सामान है, तो आवाज कभी भी नहीं गूंजती है। ये बात आपको याद रखनी है ना। चलिए, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई है, तो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी बतलाना चाहता हूं, ताकि आपको और भी ज्यादा चीजों के बारे में पता चल सके, ठीक है। बहुत सारी बातें और चर्चा कर लेते हैं, ये बेसिक बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, ध्वनि जो है वो 3 टाइप्स की है। ध्वनि
ये 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात आता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक है ना। इसके बाद में आता है ऑडिबल, ऑडिबल, और फिर है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, राइट, वो होती है ऑडिबल। ठीक है, वो होती है ऑडिबल। ठीक है। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक कौन सी है? जो 20 हर्ट्ज से कम हो। ठीक है, बिल्कुल बंद कमरे में दीवारें परावर्तक होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम हो वो इंफ्रासोनिक। और जो भी ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होंगी वो होती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, तो कुछ जंतु ध्यान से सुनेंगे, इंफ्रासोनिक आवाज को भी सुन लेते हैं, जैसे दरियाई घोड़ा है ना, दरियाई घोड़ा, या फिर हम कह सकते हैं हाथी, सांप। इनको पहले से ही पता चल जाता है यदि भूकंप आने वाला है तो। और भूकंप में भी आपको क्या पता होगा दोस्तों? भूकंप में भी आपको याद आ रहा होगा पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी का मतलब होता है प्राइमरी तरंगे, एस का मतलब होता है सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे, और एल का मतलब होता है लव वेव। तो यहां पर प्राइमरी वेव ज्यादा नुकसान नहीं होती है भूकंप वाली, लेकिन इन जानवरों को पहले से ही इसका आभास हो जाता है। ठीक है, इन जानवरों को पहले से ही इसका आभास हो जाता है। तो सेकेंडरी है ना, लव वेव, ये सब क्लियर हो गया। तो इसीलिए दरियाई घोड़ा, हाथी, और सबसे खास बात ब्लू वेल, ब्लू वेल, आपने जरूर नाम सुना होगा ब्लू वेल का। और इसके बारे में क्या प्रचलित है कि कभी भी मानव कहीं पर डूबता है और शार्क उस पर अटैक करने वाली है, तो ये बहुत दूर से ही वहां पर पहुंचने की कोशिश करती है ताकि मानव को बचाया जा सके। ब्लू वेल जो है ये सभी इंफ्रासोनिक तरंगों को, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं उत्तम वीर जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, कि ऑडिबल जो ध्वनियां हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, और ये ऑडिबल है। ठीक है, ये श्रव्य है। जबकि आपको अल्ट्रासोनिक की बात की जाए, अल्ट्रासोनिक, तो यहां पर क्या है, जो चमगादड़ है, चमगादड़, राइट, डॉल्फिन, डॉल्फिन इत्यादि, ब्लू व्हेल, इनकी रेंज और भी ज्यादा होती है। ये बहुत मानव की क्षमता, ये जो ऑडिबल का मतलब है ये मानव की क्षमता की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं आपको ये मानव की क्षमता की बात कर रहा हूं। यहां तक सारी बात क्लियर है। अब देखिए जो सोनार होता है दोस्तों, सोनार, सोनार के अंदर, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? SONAR, साउंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग। तो सोनार, सोनार जो है यहां पर भी हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं ताकि, है ना, हमें स्थिति का पता चल सके, किसी भी पनडुब्बी का, किसी भी जहाज की पोजीशन, स्थिति का पता चल सके। बिल्कुल कुत्ता जो है, डॉग है, उसकी भी इंफ्रासोनिक, वो सूक्ष्म तरंगों को भी सुन लेता है जो मानव नहीं सुन पाता। और इसीलिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं या फिर जो इस प्रकार की तरंगे हैं वो कुत्ता जल्दी से सुन लेता है। बिल्कुल सही है। तो सोनार आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी जो करवाते हैं, सोनोग्राफी का मतलब क्या है? यूजीसी, अल्ट्रा सोनोग्राफी, यूजीसी। तो यहां पर भी हम लोग सोनोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखना, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग हम लोग कोहरा को, कोहरे को हटाने, फॉग को हटाने के लिए भी हम इन्हीं तरंगों का प्रयोग करते हैं। एकदम क्लियर है। कोहरे को हटाने में कुत्ते को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, डॉग को जो ट्रेनिंग दी जाती है, डॉग की ट्रेनिंग क्या कहलाती है, तो ये यहां तक आपको यदि क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलता हूं। डॉग को जो ट्रेनिंग दी जाती है
राइट, डॉग को जो ट्रेनिंग दी जाती है, डॉग को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे बोलते हैं गॉल्टन विटाल। याद रखना ये शब्द, कुत्ते को जो ट्रेनिंग दी जाती है गॉल्टन विटाल, है ना, गॉल्टन विटाल। तो मैं भी एक बार हट जाता हूं ताकि और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो सके। गॉल्टन विटाल, ताकि मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स लिख सकूं यहां पर, ठीक है। गॉल्टन विटाल, तो गॉल्टन विटाल में क्या होता है दोस्तों, कुत्ते को ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो यहीं पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा देखिए यहां पर कोहरे को हटाना, और देखिए कभी कभी जो दंत की जो सफाई होती है, दंत की सफाई, है ना, और कारखानों से कालिख जो हटाई जाती है, इन सभी के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड्स का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। एकदम क्लियर। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए थे। एक तो इंफ्रासोनिक क्या है, ऑडिबल मतलब जो मानव सुन सकता है वो कौन सी तरंगे हैं, और साथ ही साथ में आपको अल्ट्रासोनिक के प्रयोग क्या है, कौन कौन से जानवर इस रेंज पर सुन पाते हैं, और मानव इसका कहां कहां पर प्रयोग करता है। तो ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार देख लीजिए ताकि मैं अब इसको क्लियर कर दूं। चलिए तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, लीजिए, राइट, चलिए ठीक है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई है, तो इनको कुछ क्लियर कर दिया जाए। चलिए, तो इसके बाद में मैं आपको कुछ और बातें भी पढ़ाना चाहता हूं। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, जोगिंदर, प्रतीक्षा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग और भी कुछ सेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, एक होता है रडार, एक क्या होता है, रडार, एक होता है सोनार, और एक होता है लिडार। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वैसे ही सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और लिडार क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये लिडार है, सोनार है और रडार है। एकदम क्लियर। अब दोस्तों यहां पर बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। चलिए, अंजलि कुमारी, अदिति, ममता, सिद्रा, सभी को क्लियर हो रही है बात। अब देखिए रडार किस के ऊपर काम करता है, याद रखना, परावर्तन के सिद्धवर्तन, है ना। रडार किस पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और सोनार भी क्या है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन पर काम करता है ना, रिफ्लेक्शन पर काम करता है, परावर्तन पर काम करता है, राइट। परावर्तन या रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात आ रही है कि परावर्तन हो गया, सोनार यहां पर भी परावर्तन है, और लिडार में भी रिफ्लेक्शन पर ही काम हो रहा है, रिफ्लेक्शन पर ही काम हो रहा है। यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए सोनार को जो खोजा गया है वो पॉल लैम्बिन ने खोजा था, पॉल लैम्बिन, इन्होंने खोजा था। और चूंकि लिडार जो है, याद रखना, लिडार किस पर काम करता है दोस्तों, लिडार लेजर लाइट पर काम करता है, लेजर। और लेजर को किसने खोजा था,
टी एच मैमन, टी एच मैमन, तो टी एच मैमन ने खोजा था लिडार को। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए तो एक बार और भी कुछ पॉइंट्स बता देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए पिक्चर। ठीक है, परावर्तन एकदम क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। परावर्तन, टीएच मैमन और लेजर। देखिए आपको लेजर की फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, तो मैं आपको लेजर की फुल फॉर्म भी लिखवा देता हूं ताकि आपके एग्जाम में बहुत काम की है। लेजर है ना, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, चलिए बता देते हैं। सो यहां पर मैं थोड़ा सा पीछे चला गया हूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस चलिए। लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लेजर की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of रेडिएशन। ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेजर के खोजकर्ता कौन रहे हैं, टी एच मैमन, ठीक है, लेजर। और लिडार टेक्नोलॉजी में किसका प्रयोग होता है, लिडार में लेजर का ही प्रयोग होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका प्रयोग होता है। तो देख लीजिए इस प्रकार के जो कैंडिडेट आते हैं उन्हें कोशिश यही की जाती है कि वो अब डिस्टर्ब हमें नहीं करेंगे। चलिए तो यहां तक यदि सारी बातें क्लियर हैं, रडार, सोनार, लिडार, चलिए तो यहां पर आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो अब आगे बात करते हैं कि रडार के खोजकर्ता कौन है। रडार के खोजकर्ता टेलर और यंग, टेलर एवं यंग, टेलर और यंग जो हैं रडार के खोजकर्ता हैं। और रडार हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, रडार का प्रयोग कर रहे हैं। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड है ना, एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और तीनों की तीनों बिल्कुल बंद कर दिया आप तो, तीनों की तीनों जो है बेटा, तीनों की तीनों ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। दीज ऑल वर्क्स ऑन द सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि यहां पर जो तरंगे होती है रडार में होती हैं रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। सोनार में कौन सी होती है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक तरंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, अल्ट्रासोनिक तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है सोनार में। लेजर की फुल फॉर्म एक बार ध्यान से देख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर की फुल फॉर्म है ना, लेजर की फुल फॉर्म ये है, देख लीजिए। चलिए अब आगे आ रहा है, टेलर और यंग के द्वारा रडार को खोजा गया। तो मैं एक बार आगे का पॉइंट और लिखवा देता हूं, राइट। तो देख लीजिए यहां पर साफ साफ अक्षरों में लिखवा देता हूं, रडार, सोनार, बहुत सारी चीजें करेंगे आज हम लोग ताकि एक एक बात समझ में आ जाए, और लिडार। तो रडार कौन सा है दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहां पर परावर्तन का काम हुआ था
और रेडियो वेव्स की मदद से, रेडियो वेव्स। और किसने खोजा था भाई? टेलर एंड यंग ने। यहां पर सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार बेटा, नमस्कार। और लिडार में लाइट वेव्स का प्रयोग किया जाता है, लाइट वेव्स का प्रयोग किया जाता है। तो यदि समुद्रों की गहराई मापनी है, समुद्र में कोई भी पनडुब्बी या फिर समुद्र में कितना दूर है, या समुद्र में कोई बैरियर, अवरोध आ गए हैं, कितनी दूरी पर है वो, उसको सोनार की मदद से हम लोग पता करते हैं। वायुयानों की स्थिति, वायुयानों की गति, कितना देर में वो पहुंच जाएगा हमारे, कितनी देर में वो पहुंच सकता है हमारे यहां एयरपोर्ट पर, उसे पता लगाया जाता है रडार से। एकदम क्लियर। और यदि मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान हम लोग लिडार से लगाते हैं, याद रखेंगे लिडार से। नमस्कार बैक बेंचर अंजलि, ममता, वेरी गुड। तो हम लोग लिडार का प्रयोग, याद रखना, किसी भी ऊंचाई को ज्ञात करने में या फिर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का अनुमान लगाने में हम लोग लिडार का प्रयोग करते हैं। किसका मतलब बेटा, किसका मतलब पूछ रहे हैं आप? समुद्र की गहराई को मापने में समुद्र के अंदर, तो अल्ट्रासोनिक वेव इस तरह से काम करती हैं। एकदम क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। अब कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उन पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अब कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उन पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ रहा है, एक फैक्टर आता है स्पीड ऑफ साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब ये पूरा, स्पीड ऑफ साउंड। ये किस किस पर निर्भर करता है? निर्भर, डिपेंड होता है, निर्भर करता है। स्पीड ऑफ साउंड किस किस पर निर्भर करता है ना? तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहां पर। तो सबसे पहली बात आ रही है, यदि ताप बढ़ता है, ठीक है, तापमान यदि बढ़ेगा तो यहां पर वेलोसिटी, मतलब स्पीड ऑफ साउंड को मैं v से लिख देता हूं दोस्तों, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। यदि ताप बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान बढ़ता है तो लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है। तापमान बढ़ने पर वृद्धि हो जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है, यदि 330 मीटर पर सेकंड होता है ना दोस्तों, तो यहां पर जो रूम टेम्परेचर होता है, जिसे हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, उस पर स्पीड हो जाती है लगभग 346 मीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए, तापमान बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है। एकदम क्लियर है, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पर मैं इसका, टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ को पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको थ्योरेटिकली समझ में आ जाए, है ना। चलिए चलिए, ये क्लियर है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड यहां तक क्लियर है। तो यदि तापमान बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। पहला पॉइंट एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज और बता दूं, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, वेलोसिटी, वो किसके समानुपाती होती है? अंडररूट ऑफ टी, तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ये बात आपको और याद रखनी है। एकदम क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है, ये देख लिया हमने तापमान पर क्या प्रभाव होता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो दूसरा पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं, राइट, दूसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो अब बात आती है कि भाई घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। घनत्व, घनत्व आप समझते हैं ना, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी। तो घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देख लेते हैं।
तो डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड पर डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पर आपको ये देखना होगा कि घनत्व यदि बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड के, देख लीजिए, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। घनत्व के केस में इसका मतलब क्या है, तो यहां पर देखिए, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्लियर होगा। आपको कई बार ये सुनाई देता होगा जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता जब भी होगी, ह्यूमिडिटी, तो बताइए क्या होगा। तो यहां पर देखिए आर्द्रता का मतलब क्या है, आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी। और वायुमंडल में गैसें कौन सी हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, N2, बड़े ध्यान से देखिए। चलिए मैं भी आ ही जाता हूं आपके पास ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, लीजिए। हाँ देखिए N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है। यदि नाइट्रोजन यदि गैस है, ऑक्सीजन यदि गैस है, नाइट्रोजन का क्या है 14×2, क्योंकि 14 नाइट्रोजन का परमाणु भार है, तो ये कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया भाई 28। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों 16 ऑक्सीजन है, 16×2 बराबर 32। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन का गैस का परमाणु भार 28 है, ऑक्सीजन गैस का भार 32 है। आर्द्रता यदि बढ़ती है, आर्द्रता यदि बढ़ती है तो वायुमंडल में क्या बढ़ता है दोस्तों, जल बढ़ता है। और जल का परमाणु भार कितना होगा, हाइड्रोजन का टोटल 2 है इसलिए 2 लगा दिया, ऑक्सीजन का 16 मतलब ये 18। अब देखिए यदि आर्द्रता वायुमंडल में ज्यादा बढ़ेगी तो उसके कारण बताइए घनत्व कम होगा वायुमंडल का या ज्यादा होगा, घनत्व कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ये बताइए क्या होगा। तो दोस्तों घनत्व कम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जल की मात्रा बढ़ेगी और इसके कारण घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व कम क्यों होगा, क्योंकि घनत्व होता क्या है, घनत्व बराबर मतलब डेंसिटी बराबर मास मतलब द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम। और आपको पता है जब मास कम हो रहा है, 18 हो रहा है 32 की जगह, तो यहां पर क्या होगा, कम होगा। अब देखिए आर्द्रता के दिनों में जब डेंसिटी घनत्व कम हो गया तो चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ साउंड। तो यहां पर पहले तो आप ये याद रखना कि जो ध्वनि की गति है वो आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही हम लोग यहां पर घनत्व आर्द्रता के कारण कम हुआ, वेग बढ़ जाएगा उल्टा। और इसके कारण ही याद रखना जब भी बरसाती दिन होते हैं, बरसात के दिन होते हैं, तो मेंढक की, मोर की इत्यादि की आवाज जो है बहुत दूर तक सुनाई देती है, ठीक है, बहुत दूर तक सुनाई देती है मेंढक या मोर इत्यादि की आवाज। उसके पीछे रीजन समझ में आया आपको, आर्द्रता के बढ़ने के कारण घनत्व जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसकी बजाय आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व कम हो गया तो ये व्युत्क्रमानुपाती स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के आवाज की तेज दूर तक सुनाई देती है। रात में मोर बोलते हैं, बरसात के दिनों में मोर बोलते हैं, तो बहुत दूर तक सुनाई देती है और तेज सुनाई देती है। उसके पीछे कारण आपको समझ में आ गया। तो ये सभी रीजन है। वैसे बहुत सारे कारण अभी और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ और अच्छी बातों को और भी समाहित कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक यदि सारी बातें क्लियर है तो हम लोग कुछ एमसीक्यूज को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, जल्दी से आंसर बताइए पहले प्रश्न का। साउंड जो है ट्रैवल कर सकता है किसमें, गैस में, सॉलिड में?
लिक्विड में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किस में कर सकता है? दूसरा प्रश्न बताइए, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी बताइए, ध्यान से पढ़कर बताइए, आवृत्ति किसकी कम होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है अपने आप में एग्जाम में। उस समय मेंढक भी ज्यादा निकलते और आवाज दूर तक सुनाई देती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बेटा। तो यस, पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। तो पहला जो प्रश्न है, राइट, इसका आंसर है डी। बेटा पहले का आंसर ए कैसे हो जाएगा? साउंड क्या केवल गैस में ही ट्रैवल करती है? अरे भाई, साउंड केवल वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, बाकी सब में ट्रैवल करती है। कंपन होता तो है सॉलिड में, लिक्विड में। डी आंसर आएगा। पहले का आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। एकदम क्लियर है, पॉइंट क्लियर। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि किसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी? तो देखो बेटा, वॉइस में जब बेबी की बात करते हैं, बेबी, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी आवाज में तीखापन होता है, तीखापन होता है, ठीक है। फीमेल में भी क्या होता है? फीमेल की आवाज में भी तीखापन, श्रिलर्स, है ना, बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल की आवाज में। इसका मतलब इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन पुरुष की में जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, जिसे क्या बोलेंगे? आयाम। मैंने आयाम बतलाया था आपको। आयाम, आयाम का मतलब क्या है कि ये जो हाइट है वो कितनी ज्यादा है, ये हाइट, ये आयाम है। पुरुष में मेल आएगा सी। देखिए सिंपल क्वेश्चन जो है मैन में, यस, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी गलती कर देते हम एग्जाम में। इसीलिए हमें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। और यहां पर मैं आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हो जाए। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वाक ध्वनि है उसमें आवृत्ति न्यूनतम एक पुरुष में होगी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाऊंगा। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। और यहां पर पढ़ लीजिए, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बताइए, ठीक है। सेकंड प्रश्न है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को आवर्तकाल कहा जाता है क्या? टाइम पीरियड कहा जाता है क्या? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। क्या इसके टाइम पीरियड कहा जाता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही है बातें। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल। देखो बेटा ऐसे लगाओ ना, बेटा ऐसे लगाओ, ए का आंसर ट्रू है तो समझ में आएगा, या फॉल्स है ऐसे लगा के बताओ तो समझ में आएगा। ऐसे मत बोलो भाई, ट्रू 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 ऐसे मत करो, ए और ट्रू लगाओ, ठीक है, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं कर सकती, बिल्कुल ट्रू है, आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। अब सेकंड का आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है। ऐसे बताइए बी का आंसर क्या सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? बताइए। ए ट्रू है, बी ट्रू है? नहीं भाई, बी ट्रू नहीं है, बी ट्रू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नहीं भाई, टाइम पीरियड नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होता है ना। देखिए मान लीजिए कोई भी ये चीज है, वो दोलन पूरा कर रही है,
ये जो ऑसिलेशन कर रहा है इसमें लगा समय, लेकिन इसने बोला है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकंड में किए गए कुल कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अभी क्लियर हो गया आपको। चलो तो बी का आंसर है फॉल्स। चलिए, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो क्या ध्वनि मंद होगी, बताइए। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल, क्या कमजोर होगा साउंड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए सी का आंसर। मानव के कान की श्रव्य जो प्रवास है ना, जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है? क्या 20 से 20,000 हर्ट्ज के करीब है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर भाई सी कैसे ट्रू हो गया? बेटा मैंने एक बात बोली थी, आयाम एम्पलीट्यूड यदि बढ़ता है, पुरुष के अंदर क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। पुरुष में एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो उसकी आवाज तो भारी होती है, आवाज का तीखापन, उसका श्रिलर जो है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवाज कितनी भारी है। जैसे शेर का क्या होगा, लॉयन का आयाम ज्यादा होगा, ठीक है, शेर में आयाम एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और मंद नहीं, ये तेज आएगी, ठीक है। तो सी भी फॉल्स है, एकदम क्लियर। सी भी फीबल नहीं, स्ट्रॉन्ग आएगी। यस, इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मानव के कान की श्रव्यता परास क्या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, बिल्कुल सत्य है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सत्य है, एब्सोल्युटली ट्रू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए, है ना। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत तो उतना अधिक होगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच नहीं, द हायर द वाइब्रेशन द हायर द पिच, जितना अधिक होगा वाइब्रेशन उतना ज्यादा पिच होगा। तो यहां पर ये गलत है, ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ज्यादा आवृत्ति होगी तो पिच अधिक होगा। तो ई जो है वो फॉल्स है। यस और नो? ई फॉल्स, वेरी गुड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वॉइस तेज होगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अवांछित या फिर अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं? बिल्कुल नहीं, शोरगुल, नॉइज कहते हैं। म्यूजिक कैसे कहेंगे अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को? तो ये भी यहां पर क्या है, फॉल्स है। अब अगला देखिए, नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इंपेयरमेंट, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि प्रदूषण के कारण आंशिक जो श्रवण अशक्तता हो जाती है, बिल्कुल सही है। गौरीराज, जोगिंदर, ममता, सिद्रा, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग सभी। बाकी सब भी पार्टिसिपेट करो यार, कम ज्यादा। तो यहां पर ब्रीफ में हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्या ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है? ट्रू है। कंपन वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलन, ये फॉल्स है, क्योंकि यहां पर आवर्तकाल नहीं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति आएगा। कंपन का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि मंद होगी, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मंद नहीं, तेज होगी। श्रव्यता का रेंज ये है, बिल्कुल है, ट्रू है। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वगैरह सब। अवांछनित ध्वनि को क्या संगीत कहते हैं? नहीं भाई, ये तो फॉल्स है, शोरगुल कहते हैं। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत तो उतना अधिक होगा, बिल्कुल नहीं, गलत। कंपन की आवृत्ति अधिक होगी फ्रीक्वेंसी तो तारत तो अधिक होगा, और ध्वनि प्रदूषण में से बिल्कुल आंशिक, ये ट्रू है ना, क्योंकि परमानेंट इंपेयरमेंट तो बचपन से आता है, ये बात मैंने आपको समझाई है। यस और नो? अब कुछ और प्रश्नों को भी कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, है ना। चलिए चलिए, तो आगे चलें, आप पढ़ लीजिए एक बार। अब देखिए, किसी वस्तु के एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय या फिर टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये एक समय को पूरा करने में जो समय लिया गया है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, है ना, या फिर क्या कहेंगे, आवर्तकाल।
तो हिंदी में क्या आ जाएगा, आवर्त काल। क्लियर। सेकंड पॉइंट, जो प्रबलता कंपन है ना, सेकंड पॉइंट पर आ जाए तो प्रबलता कंपन जो है, तो देखिए प्रबलता कंपन के किस पर निर्भर करती है, हमने बहुत बार पढ़ लिया, आयाम, या फिर किस पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अवांछनित जो ध्वनि है उसे क्या बोलते हैं, शोरगुल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कह देंगे, नॉइस कह देंगे। श्रिलनेस इन द साउंड इज डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है बताइए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, या फिर आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है, आवृत्ति। यहां तक सारे पॉइंट एकदम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, आवृत्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, 4 सेकंड में 40 बार दोलन कर रही है कोई वस्तु। अब पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में 40 बार ऑसिलेशन कर रही है, तो फिर कैसे आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहां पर 40 ऑसिलेशन हो रहे हैं, दोलन हो रहे हैं 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना दोलन करेगी बताइए, तो ये आ गया 10 बार, 10 बार। तो 10 बार यदि कर रही है, और आपको पता है कि 1 सेकंड में कोई 10 बार कर रही है, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, तो आप क्या बताएंगे, इसकी आवृत्ति हो जाएगी 10 हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि 4 सेकंड में 40 बार, तो 1 सेकंड में 10 बार, तो 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आ जाएगी। यस और नो, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर हो रही है सारी बात। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम पीरियड क्या होता है ना, तो 10 टाइम्स, तो आवृत्ति कितनी आ गई, 10 आ गई। यस और नो, यहां तक कोई भी डाउट है तो बता दो, है ना। यहां तक सारी बात क्लियर है। अब पूछा जा रहा है दोस्तों, यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी तो पता चल गई, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी भाई 10 हर्ट्ज आ गई आवृत्ति, लेकिन टाइम पीरियड आवर्तकाल कैसे निकाला जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों, 1 सेकंड में यह 10 बार ऑसिलेशन या दोलन करती है, और आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, एक दोलन में लगा समय। तो 10 को 1 बनाएंगे तो यहां पर 10 का भाग जाएगा, 10 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, इतना सेकंड। तो एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा है, तो देखिए 1/10, और 1/10 का मतलब क्या आता है, 0.1 सेकंड। तो यही इसका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। क्लियर बात, ध्यान से देखिए, 1 सेकंड में यदि कोई वस्तु 10 बार कंपन करती है, तो ये तो इसकी हो गई आवृत्ति। लेकिन एक कंपन कर रही है, 10 बार करिए, एक कंपन यदि बना दूं तो इसका मतलब 10 का भाग किस में लगेगा, यहां 1/10 आ गया। तो 1/10 का मतलब क्या होगा, 0.1 सेकंड। तो आवर्त काल है 0.1 सेकंड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए। तो इसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न भी करना है। ठीक है, अगला प्रश्न भी करना है, राइट। तो अगला प्रश्न है, एक मच्छर अपने पंखों से 500 कंपन प्रति सेकंड, मतलब समझ रहे हैं, अपने पंख को 500 बार फड़फड़ा रहा है वो 1 सेकंड के अंदर ही, 1 सेकंड के अंदर ही 500 बार फड़फड़ा रहा है। तो औसत दर से कंपित करने वाली ध्वनि उत्पन्न करता है, तो आवर्तकाल कितना होगा। तो आपको पता है कि 1 सेकंड में वह 500 बार कंपन कर रहा है, और आवर्तकाल कितना होता है कि
एक कंपन में लगा समय, ध्यान से सुनिए, एक कंपन में जो लगा समय है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो जैसे ही 500 को एक बनाऊंगा तो किसमें भाग देना पड़ेगा, एक कंपन में, एक सेकंड में 500, तो एक कंपन में 500 का भाग, और 500 का भाग यदि दिया गया तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा बताइए। तो यहां पर आप या तो डायरेक्टली लिख दीजिए 1/500, ये आएगा टाइम पीरियड, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटाकर 1000 जैसे ये लिख दिया, तो यहां पर 0.02 है ना, ऐसा ही कुछ आएगा 0.02। तो यहां पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 1000 के अंदर कितनी जीरो लगाई है, 3 जीरो, तो यहां पर 0.002 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है आपको कि आप 1/500 करेंगे तो आंसर आएगा 0.002, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आपको मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां पर करवा दिए हैं, है ना। आप रिमेनिंग पार्ट के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बाकी बचे हुए पार्ट के लिए आप एक बार बुक को कवर करिए, और कोई डाउट आता है दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पर्सनली मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए रुद्र गौतम नाम से। तो ये जितने भी और भी क्वेश्चंस हैं आपको चैप्टर नंबर 13 मैंने करवाया है साउंड, तो इस पर आपको अच्छे से कवरेज करना है, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और वहां पर आप मुझे पर्सनली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। प्लस आप आज 4 PM वाली पॉलिटी की क्लास जरूर लेना, जहां पर मैं प्रीएम्बल के एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, ठीक है, प्रीएम्बल्स के, ठीक है। चलिए, तो यहां तक यदि आपको सारी बातें क्लियर है, कोई भी डाउट है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी कॉम्बैट जो है अब 17 जनवरी को होने वाला है, इसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। जस्ट यूज माय रेफरल कोड RPSir10 और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वैसे मैं बता दूं, साइंस ये जो साउंड है ना, इसके पूरे टॉपिक कवर नहीं हुए, अभी बहुत सारा पॉइंट बाकी है साउंड में, क्योंकि यदि मैं उन सबको बताऊंगा तो 1-2 घंटे और लगेगा। तो समय समय के साथ मैं आपको ये सब चर्चा करता रहूंगा। सो अनअकैडमी कॉम्बैट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल हेयर, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। और 6 महीने केवल बचे हैं, 27 जून एग्जाम की डेट है। तो आपको अनअकैडमी का यदि सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यूज माय रेफरल कोड RPSir10, और मैं आपको बता दूं कि आपको अधिकतम मैक्सिमम बेनिफिट मेरे इस रेफरल कोड से आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, हाई इंटेंसिव वर्कशॉप वगैरह सब। तो आपको पर्सनल कोच यदि चाहिए जो आपकी संपूर्ण तैयारी करे, बिल्कुल गौरी राज जी ने, बिल्कुल सर रियली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच गौरी राज और सिद्रा, ठीक है। ये सभी आप यहां पर जरूर पार्टिसिपेट करिए, बिल्कुल इस बार अच्छा करना, और यूज माय रेफरल कोड व्हाइल यू आर एनरोलिंग इन अनअकैडमी कॉम्बैट। तो अभी 17 जनवरी को पेपर है, अभी से एनरोल कर लीजिए ताकि आपको मैसेज आ जाए। कोई भी डाउट है जस्ट फॉलो, नीचे दिया गया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पर फॉलो कर लीजिए। पर्सनल कोच आपको आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन करके आपको बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे लिखनी उस पर पूरा डिटेल में बात करता है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे, जस्ट यूज दिस रेफरल कोड एंड ऑप्टिमाइज द मैक्सिमम बेनिफिट। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट एट 4 PM, हम लोग 4 बजे मिलेंगे, फिर 8 PM पर मिलेंगे, और रात्रि 10 बजे 10 PM पर भी मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। 12 बजे वाली क्लास कब चली बेटा, कौन सी 12 बजे वाली क्लास? 12 बजे वाली क्लास तो चल रही होगी अभी, है ना। चलिए बेटा, वो निष्ठा यदुवंशी, बेटा आजकल जो है ना हम लोगों ने वो क्लास 10 PM पर कर दिया है 10 बजे। बेटा देखो एक बार, रात को 12 बजे नहीं 10 PM पर उस क्लास को जो हम लोग 11:30 पर लेते थे ना बेटा, वो हमने आजकल 10 PM पर कर दिया है रात्रि 10 बजे, ठीक है। अल्लाह हाफिज सभी को, बहुत बढ़िया, अल्लाह हाफिज सभी को,
खुशामदीद, सभी के साथ बरकत हो, सभी अच्छे वेल हर तरह से मुक्त रहें और अपनी विचारों को लगातार बढ़ाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। और कल 11 AM पर फिर मिलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, अपने स्टेटस पर जरूर लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए एंड यूज दिस रेफरल कोड टू मैक्सिमम बेनिफिट। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करना है तो यूज दिस कोड, ठीक है। चलिए